नमस्कार। अ, आप सभी का स्वागत है जितने भी हमारे साथ जुड़ चुके लोग हैं। अनुभूति द रियलाइजेशन इस प्लेटफॉर्म पे इस समय हम लोग जुड़े हैं एक बहुत ही प्रासंगिक विषय को के साथ। और हमारी ये जो आज परिचर्चा है, हमारे जो आज मेहमान है, वो इस समय के जो समस्या से जूझ रहे हैं, हमारे एक महत्वपूर्ण अंग जो समाज के कह सकते हैं, बुनकर हमारे भाई, उनसे संबंधित समस्याओं और उनके लिए हम क्या समाधान ला सकते हैं, इससे संबंधित है। अ, अगर हम देखें तो भारत में जो वस्त्र हैं या जो पहनावा है, वो सिर्फ शरीर ढकने मात्र से संबंधित न होकर हमारे भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि स्रोत है। और जब हम देखते हैं कि गांधी जी जो कि आत्मनिर्भरता के लिए जो समाज में मूल तत्व थे, चाहे वो खेती हो, चाहे वो हथकरघा से अपने हाथ से काट के बुन के वस्त्र बनाने की बात हो, उनका पुरजोर समर्थन करते हुए हम पाते हैं उन्हें। उनका एक बहुत अच्छा वाक्य मुझे कथन याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि चरखे से बुनने वाले प्रत्येक धागे में मुझे ईश्वर दिखता है। आई सी गॉड इन एवरी थ्रेड आई ड्रॉ ऑन द स्पिनिंग व्हील। कितना ये जो उनका कथन है, ये बुने हुए वस्त्रों और बुनकरों की महत्ता को दर्शाता है। हथकरघा जहाँ एक ओर भारत के सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण भारत के लिए आजीविका का कृषि के बाद दूसरा जो हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण स्रोत है, वो हथकरघा उद्योग है। और जिसमें आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा अगर जिन्हें पता है कि 70% जो उसमें जो काम करते हैं लोग, वो महिलाएं हैं। तो और आज अगर हम कहें कि भारत में जो परिधान वस्त्र का जो एक महत्वपूर्ण हमारे संस्कृति को लेकर जोड़ते हुए जो उद्योग है, वो हथकरघा उद्योग है। और इसका जो उल्लेख है वो वैदिक साहित्य में भी मिलता है, कि उसमें भी सूत काटने, और हम सोचिए उस समय भी बहुत आत्मनिर्भर थे इस क्षेत्र में। भारतीय वस्त्रों के कलात्मक पक्ष व गुणवत्ता के कारण ही उन्हें अमूल्य उपहार माना जाता रहा है। विश्व में हाथ से बुने हुए 95% जो कपड़े हैं, वो भारत के ही होते हैं। परंतु आज कोरोना महामारी के इस वैश्विक आपदा में इस उद्योग को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो कृषक हों, चाहे समाज के अन्य वर्ग हों। हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 4 महीनों से लॉकडाउन का जो बुरा असर है, वो हर तबके पर पड़ा है। और ऐसे लोग जो कि अपनी रोजी रोटी के लिए कुटीर उद्योगों पर निर्भर थे, उनके जीवन में आई विषमता का हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। तो ये हमारी एक कोशिश है आज कि हम एक जागरूकता को हमारे सभी जो प्रतिभागी हैं उनमें इस चीज को लाने में एक माध्यम बने। और आप में से बहुत से लोग होंगे जिनका सीधा जुड़ाव तो नहीं होगा बुनकरों से या इस वर्ग से, लेकिन हम एक कड़ी बन सकते हैं उन तक जागरूकता के माध्यम के रूप में। हम इन जानकारियों को उन तक पहुंचाने में बहुत सार्थक रूप से अपना योगदान दे सकते हैं। और ऐसा मैं आप सभी से अपेक्षा करूंगी कि आज जो भी चीजें हम जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत कम ऐसे लोग जिनका सीधा सरोकार हथकरघा और बुनकरों से हो, वो आज सुन पाए। लेकिन हम सब जितने सुन पा रहे हैं, और अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं, तो हम उन तक इन योजनाओं को, जो कि आज हम हमारे साथ जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनसे हम बहुत से विषय पे इस विषय से संबंधित बहुत से मुद्दों पे बात करने वाले हैं। और जिनमें कि एक ये भी मुद्दा होगा कि हम उनके लिए क्या बेहतर चीजें कर सकते हैं, कैसे जो चीजें, जो स्कीम्स जो चल रही हैं, उनको हम उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जानकारी है वो एक सशक्त माध्यम है। और आज अगर इस जागरूकता देने की कड़ी में आप हमसे जुड़ेंगे और इसका एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेंगे, तो निश्चित रूप से जिन चीजों के, जिन उद्देश्य को लेकर आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं, वो पूरी तरह पूरे होंगे। अ, अ, अब समय ज्यादा न लेते हुए, मैं हमारे साथ जो जुड़े हैं आज हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर नीतीश धवन जी, ये वाराणसी क्षेत्र के
सहायक आयुक्त के पद पर आसीन हैं। सबसे पहले मैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। प्रणाम सर। सर की सर एक सच्चे जो कह सकते हैं कि विद्यार्थी अभी तक बने हुए हैं, और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि इतने हेक्टिक शेड्यूल वाले काम को करते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अधिकारी होते हैं उनके काम बहुत ज्यादा फैले भी होते हैं और बहुत कठिन भी होते हैं। समय का कोई नियम ऐसा नहीं होता कि आपके इतने इतने देर के 5 घंटे का समय ही आपको देना है। आपका दिन भर का शेड्यूल होता है, जिसमें कि आपको कभी भी आपके जो काम है वो बहुत ज्यादा जटिल और बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं। लेकिन इसमें भी सर जो है, उन्होंने बहुत सी ऐसी पुस्तकों को लिखा है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के जो हमारे परीक्षार्थी हैं उनके लिए बहुत उपयोगी हैं। और सर का जो परिचय कराते हुए मैं बताना चाहूंगी कि सर का जो मूल जन्म स्थान है वो लखीमपुर खीरी है। सर ने लखनऊ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट किया है और एक अधिकारी के रूप में बहुत ही लोकप्रिय हैं और बहुत ही अपना कार्य इतने प्रभावी ढंग से करते हैं कि क्या हमेशा अपने अधिकारियों द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया जाता है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विषय पे कि आज हथकरघा जो उद्योग है बहुत जटिल परिस्थितियों से जूझ रहा है। और कौन सी ऐसी अगर हम बेसिक से बात करना शुरू करें कि कौन सी ऐसी बेसिक आवश्यकताएं होती हैं इस उद्योग को शुरू करने के लिए, तो आप सर इस पे कुछ हमारा मार्गदर्शन करें कि इस जो क्षेत्र में शुरुआत करने के लिए कौन कौन सी चीजें बेसिक जरूरत होती है, बेसिक नीड जिनकी है वो क्या है। इसकी पृष्ठभूमि तैयार की है विषय उसके लिए भी बहुत धन्यवाद, और जिस तरह से उन्होंने मेरा परिचय किया उसके लिए भी बहुत। आपका सवाल बहुत वाजिब है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हथकरघा उद्योग या पूरे विस्तृत रूप में है तो हथकरघा वस्त्रोद्योग क्षेत्र लॉकडाउन से बहुत प्रभावित हुआ है। और अगर बेसिक बिल्कुल मूलभूत बात करें कि इस उद्यम की क्या आवश्यकताएं, ये खासतौर से उनके लिए जो इस उद्योग को समझना चाहते हैं या इसमें जुड़ना चाहते हैं। तो अगर उद्यमशीलता की बात की जाए, जनता की बात की जाए तो सर एक बार आप अपना स्पीकर चेक कर लीजिए, माइक्रोफोन कनेक्टेड नहीं है ठीक से। आवाज सही पहुंच नहीं रही है, आवाज क्लियर नहीं हो रही है। हेलो जी सर, आ रही है आवाज? जी आवाज आ रही है। अच्छा, तो मैं कंटिन्यू करूं सर? हाँ यस सर। अच्छा, मैं कह रहा था कि जो आपका प्रश्न था कि इस उद्यम की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, तो किसी भी उद्यम के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़ है स्किल होना। जैसे हुनर एक होना चाहिए। दूसरी चीज़ पूंजी, किसी भी उद्यम को लगाने के लिए वो पूंजी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो मनोवृत्ति है, यानी उद्यम लगाने की जो मनोवृत्ति है जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं, वो होना चाहिए। चौथी चीज़ जिसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल, यानी किसी भी उद्यम से, खासतौर से अगर इस उद्यम की बात करें तो इसमें शुल्क उद्योग या वस्त्र उद्योग के लिए जो रॉ मटेरियल है जिसको हम कहते हैं यान, धागा, वो होना जरूरी है। और पांचवी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, यानी तकनीक होनी चाहिए। ये 5 चीज़ें इस उद्यम को चलाने के लिए ज़रूरी है। मगर इनके अलावा भी 2 ऐसी चीज़ें हैं, सामाजिक सुरक्षा और प्रोत्साहन। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो इनको पुश करती हैं, जिसको मोटिवेटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। तो हम इसको अगर शॉर्ट में कहें तो इस उद्यम को लगाने के लिए एक स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत है। S फॉर स्किल यानी हुनर, M फॉर मनी यानी कैपिटल, A फॉर एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति, R फॉर रॉ मटेरियल यानी जो कच्चा माल है वो, और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक।
ये स्मार्ट अप्रोच इस उद्यम के लिए बेसिक चीज़ें हैं। जो भी एंटरप्रेन्योर्स, जो भी उद्यमी इस उद्योग में आना चाहते हैं, उनके लिए 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं और साथ ही साथ सरकार से इनको प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार, अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, रिकॉग्निशन मिलता है और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से इनको एक सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो आपके प्रश्न के जवाब में ये मेरा उत्तर था कि ये 5 चीज़ें और 2 सरकारी योजनाओं से जो कवर होते हैं, वो सारी चीज़ें मिल के इस उद्यम को तैयार करते हैं, उसमें उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए। सर, ये तो हो गई कि इस उद्योग की जो प्रमुख आवश्यकताएं हैं वो क्या होंगी। इनको पूरा करने में सरकार कोई ऐसी योजनाएं भी चला रही हैं जिनका लाभ हमारे बुनकर बंधु ले सकते हैं? जी बिल्कुल। ऐसी ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई हैं, इस हर एक चरण में, हर एक कंपोनेंट के लिए आप कह सकते हैं कि सरकार द्वारा मदद दी जा रही है। एक-एक करके हम बात कर सकते हैं। जैसे स्किल डेवलपमेंट की बहुत बात हो रही है। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके कौशल में वृद्धि करती है और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी गुणवत्ता में भी सुधार करती है। तो सरकार द्वारा इस समय आपको एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना है जिसको हम कहते हैं एक जनपद एक उत्पाद योजना, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि हर जिले का एक खास उत्पाद होता है और उस उत्पाद से काफ़ी लोग रोजगार से जुड़े होते हैं। उसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में एक उत्पाद का चयन किया गया है। बनारस में आप जानते ही हैं कि बनारस की पहचान जो है उसके सिल्क उद्योग से है। तो यहाँ का जो प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं सिल्क उत्पाद। ये ऐसा एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स में सरकार मदद देती है। इसमें एक कंपोनेंट है स्किल डेवलपमेंट। इसमें 10 दिन का एक प्रशिक्षण देने के बाद उनको टूल किट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और ऐसे उद्यमी जो प्रशिक्षण लेते हैं उन्हें स्टाइपेंड की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि वो काम छोड़ के आए तो उनकी दैनिक आमदनी पे असर ना पड़े। 250 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है, टूल किट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और 10 दिन का प्रशिक्षण। ये एक योजना है। उसके अलावा विश्वकर्मा सम्मान योजना है जिसके अंतर्गत 7 दिन का प्रशिक्षण और स्टाइपेंड की व्यवस्था की गई है। इसमें भी अलग अलग ट्रेड्स में वीवर्स जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिफ्ट का एक एक्सटेंशन सेंटर है चौका घाट। वहाँ पे डिज़ाइनिंग के बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज 3 मंथ्स के और 4 मंथ्स के कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की एडवांस ट्रेनिंग, फैशन, टेक्सटाइल, कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये डिज़ाइन के रूप में प्रशिक्षित किए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पावर लूम से भी जुड़े बहुत से बुनकर हैं जो लगभग 1.5 लाख के आसपास पावर लूम बुनकर हैं, उनके लिए भी ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। यहाँ पे नेत्रा पावर लूम सर्विस सेंटर जो भारत सरकार की संस्था है, उसके माध्यम से प्रशिक्षण के बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। ये भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं। 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 1 मंथ्स के कोर्सेज हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स और वीविंग कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे वीवर सर्विस सेंटर भी है चौका घाट में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये भी चौका घाट में है। तो चौका घाट का जो एक इंटीग्रेटेड ऑफिस है, वहाँ पे आपको ये चारों ऑफिसेज जो हैं जो ट्रेनिंग के रूप में कार्य कर रहे हैं, वीवर सर्विस सेंटर फॉर हैंडलूम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो लॉन्ग टर्म के कोर्सेज चला रहे हैं। और खुशी की बात ये है कि यहाँ पे अभी तक डिप्लोमा कोर्सेज होते थे और इसी वित्तीय वर्ष यहाँ पे डिग्री कोर्सेज के लिए भी अनुमति मिल गई, यानी बीटेक के लिए कोर्सेज यहाँ पे चलेंगे। साथ ही साथ लिफ्ट का भी एक्सटेंशन सेंटर यहीं पे है और इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं हैं उसमें बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। स्किल डेवलपमेंट मिशन में भी हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उनके हुनर को हम और परिष्कृत कर सकें और रिफाइन कर सकें। तो पहला जो पार्ट है स्किल डेवलपमेंट को इन योजनाओं से आच्छादित होता है। दूसरा जो मैंने कहा था कैपिटल जो पूंजी है किसी भी उद्योग को लगाने के लिए, सरकार उसमें 2 तरीके के मॉडल हैं। एक है आपका जिसको हम कहते हैं ऋण आधारित, लोन बेस्ड, जो बैंक के माध्यम से होता है। दूसरा जो मॉडल है वो है ग्रांट बेस्ड,
यानी अनुदान आधारित होता है। इसमें बैंक के माध्यम से नहीं होता है, इसमें राज्य सरकार का अंश होता है और लाभार्थी का अंश होता है। दोनों ही मॉडल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। हैंडलूम सेक्टर के लिए इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत ही प्रभावी योजना है, 2016 से ये चल रही है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि जैसे कोई भी अगर उद्यमी लोन लेने जाता है नॉर्मली, तो 10 से 11% का ब्याज होता है, लेकिन हैंडलूम सेक्टर के लिए जो हमारे वीविंग कम्युनिटी है उनके लिए इसमें 6% की ब्याज दर पे ऋण दिया जाता है। बाकी जो इंटरेस्ट सब्सिडी है, सपोज करिए 11% ब्याज रेट है और 6% बुनकर को देना है, तो जो 5% का अंतर होगा वो भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसी तरह मार्जिन मनी की भी व्यवस्था है, यानी प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो 20% है और अधिकतम 10,000 रुपये तक मार्जिन मनी, जिसको हम सहायता धनराशि के रूप में कहते हैं। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो कोई भी लोन लेने जाता है तो एक मार्जिन मनी की उसे आवश्यकता होती है ताकि बैंक लोन स्वीकृत कर दे। तो इस कंडीशन में चूंकि वीविंग कम्युनिटी के लिए एक सुविधा ये दी गई है कि मार्जिन मनी भी भारत सरकार देगी। 20% तक भारत सरकार, जो अधिकतम 10,000 रुपये है, उसके अतिरिक्त जो होता है वो वीवर को वहन करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें जो लोन की व्यवस्था है उसमें 51,000 से लेके और 5 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। जो 2 लाख तक के लोन हैं वो बैंक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो 14 दिन के अंदर लोन स्वीकृत करें। लेकिन जो उसके ऊपर के लोन हैं 2 लाख से और 5 लाख तक के बीच, उनके लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। तो अब आप देखिए कि इस योजना के अंतर्गत वीवर्स को सबसे ज़्यादा जो हेल्प है वो इंटरेस्ट सब्सिडी और मार्जिन मनी के रूप में मिल रही है। बहुत सी सक्सेस स्टोरीज भी हैं, ऐसे बुनकर जिन्होंने लोन लिया। आज एक लोन था पहले, आज की दशा में 2 लोन, फिर 4 लोन, और अपने काम का उन्होंने विस्तार किया। इसी तरह एक दूसरी योजना है कि ग्रांट बेस्ड, अनुदान आधारित योजना। इसमें क्या है, पावरलूम के क्षेत्र में एक राज्य सरकार की बहुत अच्छी योजना है, मुख्यमंत्री पावरलूम उद्योग का विकास योजना। इसके अंतर्गत ऐसे पावरलूम बुनकर जो अपने काम का विस्तार करना चाहते हैं उनको सरकार 75% तक अनुदान देती है और केवल 25% लाभार्थी को लगाना। इसमें 4 कंपोनेंट हैं। पहली चीज कार्यशाला का निर्माण, इसमें सरकार 45,000 रुपये देती है कार्यशाला यानी वर्कशीट बनाने के लिए। दूसरा, सेमी ऑटोमेटिक लूप देती है, उसके लिए 1 लाख रुपए देती है अनुदान और 50,000 लाभार्थी को स्वयं लगाना, यानी 1.5 लाख का एक सेमी ऑटोमेटिक लूम आता है। बहुत से ऐसे पावर लूम बुनकर हैं जो प्लेन पावर लूम पे काम करते हैं। तो जैसे मैंने बात की टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने का कंपोनेंट इसमें जुड़ा हुआ है। प्लेन लूम से हम सेमी ऑटोमेटिक लूम की ओर बढ़े और इसके लिए सरकार ने 1 लाख दिया। तीसरा जो कंपोनेंट है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का इसमें एक कंपोनेंट है जिसमें 5,000 रुपये प्रति लाभार्थी मिलता है और इसमें नेट्रा के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। चौथा कंपोनेंट मार्केटिंग का कंपोनेंट। ये चारों कंपोनेंट मिला के कंप्लीट पैकेज बन जाता है और किसी भी उद्यमी के लिए जो जरूरी आवश्यकताएं हैं वो इससे पूरी। चौथी जो चीज मैंने कही थी, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किसी भी उद्यम के लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो भारत सरकार की संस्था है, उसकी एक बहुत अच्छी योजना है जिसमें एमआरपी रेट पे मिलने वाला रॉ मटेरियल यानी धागा, यान जो होता है, सिल्क का धागा, कॉटन का, लिनन का, जूट का, जूट पे जो सब्सिडी है 10% सब्सिडी मिलती है, यानी एमआरपी रेट से 10% कम रेट पे आपको नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और उसके स्थापित जो डिपो हैं, जगह जगह स्थापित डिपो हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो धागे पे भी ये मिलता है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने का मैंने आपको बताया ही, पावर लूम अपग्रेड करने का है। उसी तरह हैंडलूम में भी हथकरघा संवर्धन सहायता के रूप में एक योजना है जिसके अंतर्गत जो पुराने एक्सेसरीज हैं जो हैंडलूम के साथ लगते हैं, चाहे वो ओल्ड लूम्स हो चाहे ओल्ड जैकार्ड हो, उनको अपग्रेड करने के लिए सरकार 90% तक का अनुदान देती है और इसमें केवल 10% अनुदान ही लाभार्थी को वहन करना है। तो आप देखें कि पूरा एक कंप्लीट पैकेज है सरकार की ओर से और बहुत सारे और भी कदम उठाए जा रहे हैं। योजनाओं के लेवल पे देखें सर तो बहुत आपने बहुत अच्छी योजनाओं के विषय में हमें बताया और मुझे लगता है कि
इन सभी योजनाओं का अगर सही तरह से प्रचार प्रसार हर तबके पे हो जाए हमारे बुनकर समाज में, तो और उनका वो उपयोग कर पाए, उनका उनका लाभ ले पाए, तो जरूरी बहुत सी समस्याएं जो उनकी हैं उनको दूर किया जा सकता है। परंतु देखिए सर, आज जो परिस्थितियां जिनसे हम सभी जूझ रहे हैं, हम सभी के लिए एक कठिन समय है। लेकिन जो बुनकर बंधु हैं, किसान हैं, जो गरीब तबका है हमारा, और जो मेट्रो सिटीज में रह रहे जो हमारे बुनकर थे, जो कि जो काम कर रहे थे बड़े बड़े ऐसे उद्योगों से जुड़ के, उनका आज रोजगार छिन चुका है। तो इस लॉकडाउन की जो परिस्थिति है उसमें आपके जो मंत्र, आपके जो विभाग द्वारा क्या ऐसी परिस्थिति, क्या ऐसी योजनाएं रही हैं इस समय जो कि इनके लिए लाभदायक हो सकती हैं? तो सर हम कुछ ऐसी जो उनका प्रभाव इस समय उनके ऊपर बुरी तरह से उनको प्रभावित कर रहा है, ऐसे क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आप हमें बताना चाहेंगे हमारे साथियों को? देखिए, बहुत अच्छा विषय आप। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, म्यूट हो गया है शायद। जी जी सर। लॉकडाउन से ये क्षेत्र जैसे और क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, हथकरघा क्षेत्र भी बहुत प्रभावित हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस विषय को लेके जिले स्तर पे भी बहुत गंभीरता है। सबसे हाईएस्ट लेवल जो चीफ सेक्रेटरी सर का लेवल है, शासन स्तर पे भी बहुत गंभीरता से इसे लिया जा रहा है, क्योंकि आए दिन हम अखबार में भी पढ़ रहे हैं कि किस तरह से लोग प्रभावित हुए हैं इस लॉकडाउन से। और उसका निष्कर्ष इस परिणति पे हुआ है कि अब हम फोकस्ड होके जो है एक अप्रोच लेके चलेंगे, और जो जो सेक्टर्स मैंने आपको गिनाए हैं, चाहे वो ट्रेनिंग को लेके हो, चाहे क्रेडिट लिंकेज को लेके हो जिसमें वित्तीय सहायता की बात आती है, चाहे मार्केटिंग को लेके हो, और चाहे डिज़ाइन डेवलपमेंट को लेके हो। अभी सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि मुख्य सचिव महोदय के निर्देश पे कमिश्नर साहब ने यहाँ पे 4 तरीके की सब कमेटीज़ बनाई इन चारों क्षेत्रों को लेके, मार्केटिंग, ट्रेनिंग, क्रेडिट लिंकेज और डिज़ाइन डेवलपमेंट। और इन सब कमेटीज़ में अलग अलग एक्सपर्ट्स को लेके, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को लेके जिम्मेदारी दी गई है कि वो इसकी एक कार्य योजना बनाएं और उस कार्य योजना को फॉलो करें, और उसकी मॉनिटरिंग हर महीने कमिश्नर साहब के लेवल पे होनी है। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 1 महीने के अंदर खासा प्रगति हम लोगों ने देखी है। सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग समितियों ने, उप समितियों ने अपनी कार्य योजना तैयार की है, जिसमें प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, मार्केटिंग और डिज़ाइन डेवलपमेंट को लेके कार्य किया जाएगा। अभी सबसे पहला कार्य जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है प्रशिक्षण, जिसमें उनकी टेक्निक, उनको हम एक तरीके से स्किल की उनको अपग्रेड करेंगे, और साथ ही साथ उस अवधि में एक ड्यूरेशन में उनको एक हम ट्रेनिंग स्टाइपेंड भी प्रदान करेंगे। इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत ट्रेनिंग का हम लोगों ने करीबन 400 वीवर्स के फॉर्म्स भेजे हैं अभी हाल ही में, जिनकी ट्रेनिंग जल्दी ही ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में शुरू होने वाली है। उसी तरह यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के माध्यम से भी डिज़ाइन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रस्तावित हैं जो शुरू होने वाले हैं। SC/ST के वीवर्स को लेके प्रदेश सरकार बहुत चिंतित है, और उसके लिए हम लोगों ने पावर लूम वीवर्स जो SC/ST के वीवर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, भेजा है प्रस्ताव, वो भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ जो मार्केटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है लॉकडाउन में, अगर सबसे बड़ी चीज़ जो प्रभावित हुई है वो है मार्केटिंग। यानी लॉकडाउन के पहले जो वर्क ऑर्डर्स थे वो लॉकडाउन होने के बाद बहुत प्रभावित हुए हैं, और कई जो वर्क ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल हो गए हैं, और नए वर्क ऑर्डर्स वीवर्स को मिल नहीं रहे। तो बिजनेस भी प्रभावित हुआ है, जो मास्टर वीवर्स हैं वो प्रभावित हुए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो वीवर्स से काम करवाती थी वो प्रभावित हुई हैं, और नेचुरली जो डेली वेजेस पे हमारे वीवर्स काम करते थे वो भी प्रभावित हुए। तो इसको देखते हुए सरकार की ये योजना है कि मार्केटिंग के लिए हम ई-कॉमर्स को बढ़ावा दें। ई-कॉमर्स में एक अच्छी जो डेवलपमेंट होने वाली है वो ये है कि बनारस के लिए हम लोग फ्लिपकार्ट से MOU करने जा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट करने जा रही है, स्पेशली फॉर वाराणसी वीवर्स, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा वीवर्स की संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट MOU होने के बाद जो कल होने वाला है, उसके बाद हम लोग एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो बना है उस पर कार्य करेंगे, और
फ्लिपकार्ट जो है 6 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज इनको देगी। हमारे 10 क्लस्टर बनारस में चल रहे हैं, हर ब्लॉक में के क्लस्टर्स हैं। काशी विद्यापीठ में हमारे 2 ब्लॉक लेवल क्लस्टर्स हैं, शहर में रामनगर और बजरडीहा में है, हरहुआ छोड़ के, क्योंकि हरहुआ में रिवर्स नहीं है हैंडलूम के। तो इस तरह से देखिए 10 क्लस्टर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ई कॉमर्स के माध्यम से, यानी ऑनलाइन माध्यम से मार्केटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी फ्लिपकार्ट द्वारा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पहल की है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल एग्जीबिशंस की। पहले जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशंस और स्टेट लेवल एग्जीबिशंस लगती थी, क्योंकि अब फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात है, लॉकडाउन में लोगों का आना जाना कम है, गैदरिंग नहीं होगी, तो एग्जीबिशन लगाने से उतना फ़ायदा नहीं। इसी वजह से वर्चुअल एग्जीबिशंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे व्यूअर्स जो इन प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं उनको वर्चुअल प्लेटफॉर्म दिया जाएगा एग्जीबिशन लगाने। तो आप देखेंगे कि लॉकडाउन की अवधि में भी ये हमारी कार्य योजना है। इसके अलावा कुछ मैं प्रवासी श्रमिकों पे भी बात करना चाहूँगा। प्रवासी श्रमिक अभी हाल में बहुत से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, अलग अलग प्रदेशों से प्रवासी श्रमिक बनारस में आए। उसमें से करीबन 6600 ऐसे प्रवासी श्रमिक हैं जो हैंडलूम सेक्टर से, पावरलूम सेक्टर से और टेक्सटाइल सेक्टर की अलग अलग विभागों से जुड़े हैं। तो हम लोगों का ये टारगेट है कि हम लोगों ने इस 6600 में आइडेंटिफाई किया है कि पावरलूम सेक्टर से और टेक्सटाइल सेक्टर से जो जुड़े हुए हैं करीब 900 लोग निकल के आए जो बाहर से आए। अब हमने उनको फिल्टर करने के बाद पूरा क्षेत्रवार, यानी पूरे क्षेत्र में जो हमारे फील्ड स्टाफ है उनको डिस्ट्रीब्यूशन करके, और ये टारगेट रखा है कि उनको हम छोटी छोटी यूनिट से जोड़ने की कोशिश करें, उनको संबद्ध करने की कोशिश करें। इसके लिए औद्योगिक संगठनों से भी बात हुई है, उनको भी हमने लेटर लिखा है। NGOs जो इस फील्ड में स्वयं सेवी संगठन काम कर रहे हैं, बनारस में ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन, आइका, साई इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ब्रिज किशोर फाउंडेशन, देश पांडे फाउंडेशन, ये बहुत सारे NGOs हैं जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, इनसे भी हमने बातचीत की है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी टेक्सटाइल यूनिट्स हैं जो अलग स्कीम्स में हमसे बेनिफिट लेती हैं, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट करी है कि वो प्रवासी श्रमिकों को अपने साथ जोड़ने का काम करें, ताकि वो यहाँ से पलायन ना करें, क्योंकि उनका घर यहीं पे है। अगर उन्हें हम किसी तरह से काम में जोड़ सकें तो वो फिर माइग्रेट नहीं करेंगे। तो ये पूरा एक एजेंडा है जो जिसपे हमें काम करना है। जी सर, बिल्कुल हमें इन सभी एजेंडा पे जो आपके द्वारा हमें जानकारी मिलेगी उसे हम और विस्तारित करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे जो भागीदारी, हमारे जितने भी लोग पार्टिसिपेंट जो जुड़ चुके हैं इससे। सर, एक प्रश्न आया है डॉक्टर सीमा रॉय का। एक्चुअली बीच में हम कुछ प्रश्न भी उठाएंगे। हमारे बहुत से इस पेज से जुड़े हमारे सहयोगी जन हैं, उन्होंने अपने अपने प्रश्न भी पूछे हैं, और उनमें से कुछ प्रश्नों को हमने छाटा है ताकि हम उनकी जो इस जिज्ञासा का समाधान आपसे इस सत्र के दौरान पूछकर उनके प्रश्नों को कर सकें। तो सर, ये डॉक्टर सीमा रॉय हैं, IIT रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड से। उनका ये प्रश्न है सर कि जो ये उत्पाद होते हैं, हैंडलूम उत्पाद, काफी कह सकते हैं कि उनके अगर तुलना में हम देखें तो जो बाकी कपड़े हैं, जो कि मशीनी जो कपड़े कह सकते हैं, वो सस्ते दाम पे मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, गुणवत्ता और जो स्तरीय होते हैं वो तो हैंडलूम वर्क होते ही हैं। लेकिन इनका कहना है कि अगर इनके उत्पादन को हम थोड़ा कम मूल्यों में उपलब्धता इनकी करा पाए तो इनको खरीदने वालों की संख्या बढ़ सकती है। तो सर, क्या कुछ ऐसी स्कीम है? और जैसे अभी आपने बताया कि फ्लिपकार्ट के साथ भी आप लोग का एक टाई अप हो रहा है इसको लेके कि ऑनलाइन चीजें मिल सके, तो इस समय जरूरत, जैसे आपने कहा कि समस्या ये हो रही है कि बिक नहीं रहा है उनका सामान, और साथ ही साथ लॉकडाउन की वजह से उनके पास जो कच्चे माल है उनकी आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। तो समस्याएं तो बहुत सी हैं सर, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम उनके उत्पाद के खरीदार उन तक जुड़ सके तो बहुत चीजें सुलझ पाएंगी। तो सर, इस पे आपका क्या कहना है? उनका जो ये प्रश्न है कि क्या इसके उत्पाद जो हैं वो कम मूल्यों में उपलब्ध नहीं हो सकते? तो सर आप इस पे बताइए। जी, आपने प्रश्न तो अच्छा उठाया है कि मैं पहले आपने जो बात कही है उसी में उसका आंसर भी छुपा हुआ है कि क्वालिटी की बात आपने की। एक मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ कि हम लोग की अभी एक ट्रेनिंग चल रही है सोलापुर में। सोलापुर में महिलाएं काम कर रही हैं, ट्रेनिंग ले रही हैं।
तो वो जो बना रही है जामदानी, हैंडलूम साड़ी बना रही है सिल्क की, वो साड़ी हाथ की बनी हुई, पूरी हाथ की बनी हुई है। वो साड़ी तैयार होगी करीबन 45 डेज में, 45 दिन के आसपास उतना समय लगेगा। वो पूरी हाथ की बनाई हुई है, उसकी क्वालिटी आप देखिएगा, और उसकी कॉस्टिंग इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसकी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वो केवल हाथ का काम है, हाथ की एक तरीके से हुनर है, उनकी स्किल है, साथ ही साथ उसकी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही बारीक, बहुत ही इंट्रिकेट डिज़ाइन, बहुत ही घनी डिज़ाइन। वैसी पावर लूम पे आप कॉपी नहीं कर सकते, पावर लूम पे आप वो डिज़ाइन रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है कि चूंकि लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है हैंडलूम के प्रोडक्ट्स की, एक दिन में अगर कोई हैंडलूम की साड़ी बना रहा है तो उसकी कॉस्टिंग आप समझ लीजिए कि लेबर कॉस्ट जो है 300 से 400 रुपए उसको मिलता है। और जब साड़ी बनके तैयार होती है, जिस साड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, वो जामदानी साड़ी लगभग 25,000 के आसपास तैयार होती है, 25,000। अब आप कंपेयर करिए पावर लूम से। पावर लूम में एक नॉर्मल साड़ी जो देखने में आपको थोड़ा बहुत बनारसी लुक देगी, फिनिशिंग भी अच्छी होगी, लेकिन वो हैंडमेड नहीं होगी, वो मशीन से बनी होगी। वो 2 दिन में साड़ी तैयार हो जाती है और उसकी कॉस्टिंग जो है वो 1,000 रुपए से लेके 2,000 3,000 रुपए हो जाती है। तो बनारसी सिल्क साड़ी की जो स्टार्टिंग ही रेंज है वो 8,000, 8,000 से कम में जो लोग साड़ी बेचते हैं वो आप समझ लीजिए कि वो हैंडलूम ना होके वो पावर लूम ही है। ठीक है, तो इसका उत्तर इसी में छुपा है कि चूंकि वो हैंडमेड है, उसकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा होती है, और चूंकि वो बारीक काम है, जो डिज़ाइन है वो वैसा आप पावर लूम पे उकेर नहीं सकते हैं, इस वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती ही होती है। मगर इसका एक आपने जो बात कही कि इसकी कॉस्टिंग कैसे कम कर सकते हैं, उस पे काम करने की ज़रूरत है। वो आइडिया आपका अच्छा है, इस पे सोचा जा सकता है कि लेबर कॉस्ट के अलावा वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे हम कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। तो वो हम टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके कुछ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में हम सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड, जैसे जैकार्ड से क्या होता है कि डिज़ाइन हम बनाते हैं, तो जो ये इस तरीके के मैनुअल जैकार्ड लगे हैं, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, थोड़ा कॉस्टिंग भी ज़्यादा आता है। इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड में हम जल्दी बना सकते हैं, तो जिसको हम कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके और मिनिमाइज कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये है कि जो आने जाने का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, उसको बचाने के लिए हम ई कॉमर्स से जोड़ सकते हैं। अगर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हम बेचने लगे और एक कंपटीशन हो जाए ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे, तो उसके रेट्स भी हो सकता है कम हो जाए। तो ये 2 चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना, और ई कॉमर्स के माध्यम से जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीज़ें हैं, लॉजिस्टिक्स में हम उसकी कमी करके दाम को हम कम कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं जिस पे हम काम करेंगे। आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है। जी, आ गई। ऐसा एक सुझाव हमारे एक साथी जो इससे जुड़े हुए हैं हमारे स्पेस से, उनका भी है कि कुछ अगर ऐसी व्यवस्था करी जा सके कि कारीगर है और जो उसका खरीदार है, उन दोनों के बीच के जो बिचौलिए या जो कह सकते हैं मॉडरेट जो होते हैं लोग, मीडियोकर्स, उनको हटा दिया जाए और सीधा एक संपर्क साधने, क्योंकि आज तो हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन सारी चीजें बिक रही हैं, खरीद रहे हैं लोग, और धीरे धीरे इस कोरोना का जो संकट है उसमें इन सब चीजों की और जैसे कह सकते हैं कि जरूरत महसूस की गई। तो एक ऐसी व्यवस्था सर मुझे लगता है कि हमारे हथकरघा विभाग को जरूर करना चाहिए जहाँ पे कि सीधा जुड़ाव हो, और जो खरीदार है वो सीधे, जो बायर्स जो हैं वो सीधे मेकर्स से जुड़े और उनके। लेकिन सर यहाँ एक प्रश्न मेरा स्वयं का है, जैसे हम लोग शिल्प मेला में जाते हैं, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं उनमें से बहुत से लोग जाते होंगे, बहुत से लोग हैं जिनको इन जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी संस्कृति के विरासत हैं, इनसे एक अलग सा लगाव होता ही है। हमारे साथ, मैं एक टीचर हूँ और मेरे साथ बहुत से ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो कि ऐसी चीजों को बहुत पसंद करती हैं,
वो ढूंढती हैं ऐसी चीजों को। लेकिन जब हम शिल्प मेलाओं में जाते हैं तो ये एक समस्या हमारे साथ आती है कि कई बार ऐसा होता है कि बार्गेनिंग का जो रेट है वो बहुत ज्यादा होता है। हम सुनते हैं किसी और से, उन्होंने कहा कि ये तो हमने इतने में खरीदा, बहुत सस्ते में ले आई, और फिर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो बार्गेनिंग का जो स्तर है, हम शायद उतना बार्गेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ठगा सा महसूस करता है जो उपभोक्ता है या जो भी खरीदता है उसका खरीदार। अगर एक ऐसी व्यवस्था हो कि जैसे फिक्स रेट दुकानों में होती है, आप अगर इस तरह से व्यवस्था उस शिल्प मेले में भी की जा सके, जहाँ पे कि हम सीधे अपने कामगार जो जो हमारे बुनकर हैं, उनसे हम सीधे अपनी चीजें खरीदें, और लेकिन रेट बिल्कुल फिक्स हो, कहीं से भी हमें ये ना लगे कि हम ठगे जा सकते हैं। कोई और अगर उसकी बार्गेनिंग की कैपेसिटी ज्यादा है तो वो सस्ते में उन चीजों को ले सकता है। तो ये चीज भी एक इसके लिए निगेटिव पक्ष है सर, क्योंकि मैंने बहुतों से सुना है कि ये समस्या आती है, इसलिए वो जाते नहीं, कि उनको लगता है कि यहाँ पे हम ठगे जा सकते हैं, क्योंकि बार्गेनिंग करते करते जिनका वो 10,000 रेट बता रहे थे, उनका अल्टीमेट होते होते 2-3 पे भी आ जाते हैं। तो ये जो इतना बड़ा क्या कह सकते हैं कि बीच में जो गैप है प्राइस का, वो कहीं ना कहीं हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इसमें बड़ी खामियां हैं। तो सर इस पे क्या कर सकते हैं, कुछ बिल्कुल। अगर आप सुझाव। जी, आपने दो बातें कही। एक तो आपने कहा कि जो मिडिल मैन है उसको खत्म करने की बात, कि खरीदने वाले सीधे बुनकर के संपर्क में आए। तो इस विषय पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एग्जीबिशंस लगते हैं उसका कॉन्सेप्ट यही है। एग्जीबिशंस का कॉन्सेप्ट यही है कि वहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, जो हमारे वीवर है, एक्चुअल वीवर है, वो बायर्स के संपर्क में आते हैं। प्रदेश और अलग अलग प्रदेशों से लोकल लेवल के जो भी बायर्स आते हैं वो सीधे संपर्क करते हैं प्रोड्यूसर से। तो एग्जीबिशन का कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है कि देयर इज नो मिडिल मैन बिटवीन देम, और सीधे वो आपस में बातचीत करके और बेच सके, खरीद सके। तो इस दिशा में सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल करी है, जिसमें यूपी की जो हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हैं उसकी ब्रांडिंग के लिए 4 अलग अलग जगह पे, जयपुर, पटना, चंडीगढ़, भोपाल, ये 4 जगह पे यूपी स्टेट हैंडलूम एक्सपो के नाम से एक शुरुआत की है, जिसमें लॉकडाउन से पहले हम लोगों ने 2 जगह, जयपुर और चंडीगढ़ में 2 जगह हम लोगों ने एग्जीबिशंस लगाई। ये 2 एग्जीबिशंस यहाँ पे 30 स्टॉल पूरे यूपी के लगे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट थे व्यूअर्स के लिए, जिसमें उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और स्टेइंग कॉस्ट, जो एकोमोडेशन की कॉस्ट है, वो भी उनको बियर नहीं करनी। तो इस तरह से ये प्रयास इसी दिशा में है कि कैसे हम मिडिल मैन को किनारे रखें और बायर्स को सीधे प्रोड्यूसर से जोड़ें। लेकिन चूंकि लॉकडाउन का ये एक इशू आ गया है, इस वजह से ई कॉमर्स को हमें प्रमोट करना ही पड़ेगा, और ई कॉमर्स में भी मिडिल मैन भी उसमें नहीं आते। तो ये दोनों ही माध्यमों को हमें और तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है, जो हम कर भी रहे हैं। दूसरा जो आपका पॉइंट था वो ये था कि स्टैंडर्ड प्राइसिंग को लेकर, कि प्राइसिंग में बहुत फ्लक्चुएशन होता है। इसमें थोड़ी सी दिक्कतें हैं, चैलेंजेस हैं। उसका एक बेसिक रीज़न ये है कि प्रोडक्ट्स अलग अलग जिलों में जो बनते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में थोड़ा बहुत वेरिएशन आना लाजमी, वो पॉसिबल है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो वेरी करती है। सपोज करिए कोई मुरादाबाद से अगर आ रहा है और एक बनारस में वो सामान आके बेच रहा है शिल्प मेले में, तो उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी फर्क आएगी। लेकिन जो बनारस के आसपास के हैं, मान लीजिए चंदौली से कोई ला रहा है, कोई मिर्ज़ापुर से ला रहा है, कोई भदोई से ला रहा है, तो उसकी कॉस्टिंग में फर्क होगा। तो जब हम शिल्प मेले में कॉस्टिंग की बात करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि वो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट जोड़ के ही वो बेचते हैं। तो इसमें मेलों में तो स्टैंडर्ड प्राइसिंग करना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, लेकिन हाँ सेम प्लेस में लोकल लेवल पे अगर प्रोडक्ट्स में वेरिएशन आपको मिलता है तो ये थोड़ा सा गंभीर विषय होता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, खासतौर से हैंडलूम प्रोडक्ट्स में नहीं होता है। हैंडलूम प्रोडक्ट्स में जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स हैं, ये चीज़ें उसको पहचानने की ज़रूरत है। इसी से एक इशू और निकल के आता है कि किस तरह से हम हैंडलूम प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करें, जिससे आम कंज्यूमर जब जाए तो वो कैसे पहचाने कि ये हैंडलूम का प्रोडक्ट है। तो इसके लिए मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स देता हूँ जिससे आप पहचान सकते हैं। पहला ये है कि हैंडलूम मार्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है, जो ऑथेंटिक
हैंडलूम प्रोड्यूसर्स हैं, जो वीवर्स हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती हैं या इंडिविजुअल वीवर्स भी हो सकते हैं, वो हैंडलूम मार्क का प्रयोग करते हैं। उसका एक लोगो होता है और हैंडलूम मार्क लिखा होता है। तो यदि उस प्रोडक्ट पे आप हैंडलूम मार्क देखें तो आप ये पहचान सकते हैं कि वो हैंडलूम का एक जेन्युइन प्रोडक्ट है। दूसरा इसी तरह से सिल्क मार्क होता है, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो हैंडलूम और सिल्क के बने होते हैं उस पर सिल्क मार्क लगाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लोगो है जिसके माध्यम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज अ जेन्युइन हैंडलूम प्रोडक्ट। तीसरा एक इससे सुपीरियर लेवल पे हम आते हैं जिसको हम कहते हैं इंडिया हैंडलूम ब्रांड। ये सबसे सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं। बनारस में भी अभी तक 70 लोगों के आसपास लोगों को मिला है इंडिया हैंडलूम ब्रांड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहल है जिसमें कई पैरामीटर्स पे अलग अलग नॉर्म्स बनाए गए हैं। उसकी बाकायदा क्वालिटी टेस्टिंग के बाद ये लोगो जारी किया जाता है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें कि वो हैंडलूम प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो सुप्रीम क्वालिटी है, जिसको हम कहते हैं इंडिया हैंडलूम ब्रांड। यानी दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोगो फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट। इसके बाद और सुपीरियर लेवल पे जिसको हम कहते हैं जीआई, जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में थोड़ा सा एक मैं बताना चाहूँगा कि ये एक WTO का एक ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके अंतर्गत आता है, जिसमें पेटेंट कराने की बात रहती है, कॉपीराइट की बात होती है। उसी में एक जोग्राफिकल इंडिकेटर का होता है, एक लोगो होता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि ये उन्हीं प्रोडक्ट्स को मिलता है जो एक निश्चित भौगोलिक परिधि में ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, यानी वो प्रोडक्ट कहीं और नहीं बन सकता। जैसे बनारस में बनारस ब्रोकेड एंड साड़ी को चुना गया है। ये 2009 में जीआई हुआ था। चेन्नई में इसकी एक बोर्ड है। तो ऐसे बुनकर जो जीआई लोगों के लिए अप्लाई करते हैं, लगभग 4 से 6 महीने का समय लगता है। बाकायदा उसकी पेशी होती है, उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसका वेरिफिकेशन होता है और फिर चेन्नई से उसका एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो यहाँ बनारस में करीब 116 ऑथराइज्ड यूजर्स हैं जीआई के। उसमें मैन्युफैक्चर के अलावा ट्रेडर भी हो सकता है, उसमें एक्सपोर्टर भी हो सकता है, कोई निजी फर्म भी हो सकती है जो उस जीआई लोगों के प्रोडक्ट को बेचती है। तो यानी अगर आप किसी बनारसी साड़ी पे जीआई टैग देखें, किसी ब्रोकेड और साड़ी पे, तो आप इंश्योर हो जाएंगे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट लोगो है जो बनारस, चंदौली, आजमगढ़, ये 3-4 जिलों में ही ये साड़ी का निर्माण होता है। इसका मतलब ये है कि इन जिलों में अगर वो साड़ी बन रही है तो वो जीआई के लोगों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लंबी अवधि के बाद निश्चित किया जाता है कि ये प्रोडक्ट उस जोग्राफिकल एरिया में ही बनता है। ये वहाँ की एक तरीके की कॉपीराइट आप कह सकते हैं, उस क्षेत्र की कॉपीराइट। बाकी अगर कोई और जगह बन रहा है, सपोज अभी कुछ समय पहले एक इशू आया था बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ये इशू आया था कि जीआई लोगों का एक दुरुपयोग किया जा रहा है, जीआई साड़ी, बनारसी साड़ी का, बनारसी साड़ी का। तो उस इशू को उठाया गया, उसको एड्रेस किया गया, पेपर में भी काफ़ी आया था। और उसका ये एक तरीके से ये निष्कर्ष निकला, जीआई बनाने से सबसे बड़ा फायदा ये निकला कि ऐसे ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स जो एक निश्चित भौगोलिक परिवेश में बनते हैं, उन्हीं को हम जीआई दे सकते हैं। अगर वो चीज़ कहीं और बन रही है तो वो जीआई का प्रयोग नहीं कर सकता। उस क्षेत्र की ये विशेषता है, यानी बनारसी साड़ी बनारस और उसके आसपास के जिलों में ही निश्चित की गई है और वहीं इसका जीआई का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग मार्क जो हैं, आइडेंटिफिकेशन हैं, जिनको हम देख के ये पहचान सकते हैं कि वास्तव में ये हैंडलूम के क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। ये कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और कंज्यूमर जब तक डिमांड नहीं करेगा कि हमें हैंडलूम मार्क या सिल्क मार्क या जीआई या इंडिया हैंडलूम ब्रांड के प्रोडक्ट चाहिए, तब तक वीवर्स में भी ये मतलब एक जिज्ञासा नहीं होगी कि हम इसको रजिस्ट्रेशन कराएं। इसीलिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि वीवर्स को हम ये समझाएं कि हैंडलूम मार्क उनके लिए क्यों ज़रूरी है। बहुत प्रयास के बावजूद बहुत बड़ी संख्या में बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन हैंडलूम मार्क या सिल्क मार्क में नहीं कराया, लेकिन हाँ, बनारस में एक अच्छी संख्या है जो इसके ऑथराइज्ड यूजर्स हैं। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य ये था
कि स्टैंडर्ड प्राइसिंग एक इशू है जो शिल्प मिलों में तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मगर कंज्यूमर के लेवल पे हम क्वालिटी अश्योर कर सकते हैं। वो जाएं तो ऑथेंटिकेट करें उन हैंडलूम मार्क के माध्यम से, तो उनके प्राइस में भी उतना वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा, वो स्टैंडर्ड प्राइसिंग भी हो जाती है। और उसी तरह आप जिसको आप कहते हैं ना कि आप जैसे लगता है ठगे गए, तो वो महसूस आपको नहीं होगा, क्योंकि आप ऑथेंटिक प्रोडक्ट आप लेके आए। मैम आपकी आवाज म्यूट हो गया शायद। सर एक और हमारे हमसे जुड़े हुए जो हमारी प्रतिभागी हैं उनका है प्रश्न, ये आस्था पाठक जी पूछ रही हैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। इनका प्रश्न है सर कि हाउ कैन वी सपोर्ट दिस सेक्टर बाय बीइंग एट होम, why are these products not added on broad range in online shopping apps? वही जो सर हमने अभी बात की कि अभी जोड़ने की जरूरत है। तो सर ऐसे भी अभी क्या किया जा सकता है ऐसे लोगों से, एक आम जो हम सब आम जनों से क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे हम जुड़ के इस तबके की मदद कर सकते हैं, आपके हिसाब से क्या सुझाव है आपके? देखिए 3 चीज़ें मुझे समझ में आती हैं। अगर आप जैसे एक आप कंज्यूमर की बात करें, वो किस तरह से इस सेक्टर को मजबूती दे सकता है। तो पहला एक तो ये है अवेयरनेस क्रिएशन, दूसरा एडवोकेसी, और तीसरा ये है कि आप खुद एक फैसिलिटेटर बन जाए। जैसे अवेयरनेस क्रिएशन की बात करें तो अवेयरनेस क्रिएशन में ये है कि जितनी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो लोग नहीं भी जुड़े हैं उनको आप ये जानकारियाँ दें। आप छत्तीसगढ़ में हैं तो छत्तीसगढ़ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ की कुछ स्कीम्स होंगी वीवर्स के बारे में, निश्चित रूप से, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ट्राइबल क्राफ्ट्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। ट्राइबल क्राफ्ट्स में जैसे फॉर एग्जांपल झारखंड है, झारक्राफ्ट में भी ट्राइबल क्राफ्ट्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो मेरा कहने का ये आशय है कि यदि आप मदद करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर की, तो आप वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स को एक तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करके अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा एडवोकेसी कर सकते हैं। जैसे चूंकि ये हैंडमेड क्राफ्ट्स हैं, ये हमारी एक कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको प्रमोट करने के लिए आप एडवोकेसी भी कर सकते हैं। जैसे ये बहुत प्रासंगिक होगा, कल का जो दिन है 7 अगस्त, वो नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस नेशनल हैंडलूम डे का जो औचित्य है वो भी यही था। इसको 7 अगस्त की जो तारीख है वो स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ी हुई है। 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसमें जो फॉरेन गुड्स थे उनका बाइकआउट किया गया था। तो एज एक प्रतीकात्मक रूप में स्वदेशी की भावना यानी ये वो प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्पाद हैं जिसमें इमोशंस भी होते हैं। जैसे बनारसी साड़ी ट्रेडिशनल क्राफ्ट के रूप में प्रचलित है। फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, और इसके लिए आप एडवोकेसी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का जो पर्याय है वो ये है कि एक तरफ तो आप अवेयरनेस क्रिएट करें, दूसरी तरफ लोगों को ये भी बताएं कि हैंडलूम प्रोडक्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं, ये स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, ये किसी भी तरह से जिसको हम कहते हैं कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही इको फ्रेंडली प्रोडक्शन है, प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम ग्रीन प्रोडक्ट्स की श्रेणी में भी रखते हैं। और साथ ही साथ ये लोगों की आजीविका में बहुत बड़ा योगदान है। आज की तारीख में पूरे ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो 43 लाख बुनकर इससे जुड़े हुए हैं, और इस इंडस्ट्री की एडवोकेसी के लिए आप काम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने कही थी कि एक फैसिलिटेटर के रूप में, फैसिलिटेटर का रूप ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड हैं इन सब क्राफ्ट्स में, तो आप लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस एडवोकेसी के बाद तीसरा चरण ये है कि आप मार्केटिंग के लिए भी कुछ सहयोग कर सकते हैं, या आप उनको एक तरीके से सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे वीवर्स या आर्टिजन्स इससे जुड़े हुए होंगे छत्तीसगढ़ में, उनके लिए आप कुछ काम कर सकते हैं, या उस किसी स्वयंसेवी संस्थानों में जाके उनके माध्यम से उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके हैं जिनसे आप इस इंडस्ट्री को, हैंडलूम सेक्टर को आप प्रमोट कर सकते हैं, उसे प्रिजर्व कर सकते हैं।
जी सर, बिल्कुल। बहुत सार्थक आपने अपने जानकारी हमें दी है, और निश्चित रूप से जो जो हमारे प्रतिभागी जिन्होंने ये प्रश्न पूछा उनको इससे सहायता मिलेगी। एक क्वेश्चन और है हमारे साथ जुड़ी हमारी एक लोग, ये जो है हमारी मीनाक्षी मैम हैं, ये दिल्ली से हैं। इनका सवाल है कि क्या लोन का जो प्रोविजन है वो किस तरह से, क्या उसका प्रारूप है, और हम अगर किसी बुनकर को जानते हैं या उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं उनको लोन प्रोवाइड कराने में। जी। जैसा मैंने शुरुआत में भी योजना बताई थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और इस योजना के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो भी मैंने बताया। मैं आपको इसका एक फॉर्मेट बता दूं कि किस तरह से ये इनिशिएट होता है। इसका एक आप पोर्टल पे भी जाके हैंडलूम वीवर्स मुद्रा पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल पे बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसकी गाइडलाइंस को स्टडी कर सकते हैं। इसका एक सिंपल एक 2 पेज का एक फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जिसमें वीवर को अपना आइडेंटिटी कार्ड, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जारी किया जाता है, वो आप आईडी कार्ड लगाएंगे, आधार कार्ड लगाएंगे, और बैंक डिटेल्स उसकी सबमिट करेंगे, यानी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी से कराएंगे और उसकी फोटोग्राफी। ये बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आप 51,000 से लेके और 5 लाख तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फॉर हैंडलूम वीवर्स में उनको अप्लाई करा सकते हैं, और 2 सप्ताह का समय दिया जाता है 2 लाख तक के लोन के लिए, कि भी बैंक्स जो हैं वो उसको डिस्पोज ऑफ करें, जो भी एक्शन लेना है वो उसका जाते हैं। पहले तो हम लोग ही अपने लेवल पे फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं जाके। किसी वीवर ने अप्लाई किया हमारे ऑफिस में, तो हमारे जो फील्ड स्टाफ होते हैं ब्लॉक लेवल पे और सिटी लेवल पे, वो जाके उसको फिजिकली वेरीफाई करते हैं कि वेदर ही इज अ हैंडलूम वीवर और नॉट। आई कार्ड पहले का भी लगा हो सकता है, करेंट आईडी कार्ड भी हो सकता है। जब एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ, कि वो हैंडलूम वीवर है जेन्युइन और उसको ज़रूरत है, उसके बाद वो चीज़ें लगा के, और हाँ एक चीज़ और कि जिस मद में उसको पैसा खर्च करना है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल या मशीन भी कोई अपग्रेड करनी है, तो उसके लिए प्री रिसीट बिल यानी कोटेशन भी उसको साथ में अटैच करना है। ये अटैच करके आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं। वो फॉर्म हम कंसर्न बैंक ब्रांच को भेजते हैं, और इसकी एक कॉपी लीड बैंक को भी जाती है, और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो उस बैंक का होता है उसको जाती है। उसके बाद बैंक के लेवल पे इंस्पेक्शन होता है। उनके कुछ अपने क्राइटेरिया होते हैं कि वो मतलब फाइनेंशियली ड्यू डिलिजेंस फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि वो एक जिसको कहते हैं वित्तीय अनुशासन, उसके द्वारा पूर्व में कोई बकाया तो नहीं है, या वो लोन रीपे कर सकता है, उसकी क्षमता का आकलन बैंक द्वारा भी किया जाता है। इसके बाद ये पूरा प्रोसेस होने के बाद बैंक अपने लेवल पे जब सेटिस्फाई हो जाता है तो लोन सैंक्शन होता है। लोन सैंक्शन के बाद आप ये कह सकते हैं कि जो मार्जिन मनी है और इंटरेस्ट सब्सिडी, उसके लिए ब्रांच अप्लाई कर देती है ऑनलाइन। ये ऑनलाइन एक पोर्टल है, पीएनबी मुद्रा पोर्टल के नाम से। इसमें हर ब्रांच को ये सुविधा दी गई है, ऑनलाइन सुविधा दी गई है। उनके लॉगिन पासवर्ड है, उसको वो यूज़ करके और मार्जिन मनी और इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। वो क्लेम करने के बाद 2-3 दिन में उनके खाते में आ जाती है मार्जिन मनी और सब्सिडी। जो बोरोवर का अकाउंट होता है उसमें वो इंटरेस्ट सब्सिडी और मार्जिन मनी की सुविधा प्राप्त होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो मैं जोड़ना चाहूँगा कि इसमें लोन लेने में किसी भी वीवर या आर्टिजन को कोई कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, जिसको हम कहते हैं ना गिरवी रखने वाली बात, कि कोई चीज़ रखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये लोन जो है वो सीजीटी एमएससी एक फंड होता है, उससे उसके द्वारा कवर्ड है। एक ये इशू आया था बीच में कि एनपीए बढ़ रहा है, तो बहुत से ऐसे वीवर्स हैं जो लोन ले तो लेते हैं, मगर क्या करते हैं कि उनको निजी कामों में लगा देते हैं, जैसे शादी में लगा दिया, घर के निर्माण में लगा दिया। तो वो तो अनप्रोडक्टिव काम है, वहाँ से पैसा वापस तो नहीं आना है। आप जब तक काम में उसको यूज़ नहीं करेंगे तो पैसा ग्रो नहीं करेगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा, आप लोन चुका नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग एजुकेट करते हैं वीवर्स को कि वो लोन लें, जिस पर्पज़ के लिए वो लोन ले रहे हैं उसी में उसका उपयोग करें, ताकि प्रोडक्टिव काम में लगेगा तो उस इन्वेस्टमेंट से जो फायदा होगा उससे वो किस्त अपनी चुकाते हैं। ये लोन 3 साल में उन्हें रिपे करना होता है, और मात्र 6% की ब्याज दर पे होता है। बाकी इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिए। ये बिल्कुल बहुत
ये जानकारी बहुत से बुनकरों जो हमारे बंधु हैं उनके लिए बहुत सार्थक होगा। सर एक जैसा कि आपने अभी बताया कि कल हैंडलूम दिवस के रूप में जो 7 अगस्त है वो भारत में मनाया जाता है। आई थिंक 2015 से ये शुरुआत की गई थी। तो सर एक हमारे जैसे इस समय जो हेल्पलाइन और बहुत से मानसिक तनाव से जो जूझ रहे हैं कोरोना की वजह से, या ऐसी और भी समस्याओं के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। तो मैं ये बात जानना चाहूंगी कि क्या जो हमारे बुनकर मित्र हैं, बुनकर बंधु हैं, उनके लिए भी कोई एक ऐसी कोई हेल्पलाइन की सुविधा है जिस पर कि वो अपनी क्यूरीज का त्वरित समाधान प्राप्त कर सकते हैं? जी सर। एक बस कॉल बैक दे रहा हूँ। जी जी। क्योंकि ऐसी एक सुविधा अगर है, अगर तो, और उसका उसकी उसकी जानकारी हमारे सभी लोगों को होनी चाहिए जो कि उनकी मदद करना चाहते हैं या स्वयं वो, ताकि अपनी जो समस्याएं हैं उनके लिए खुद ही वो आगे आ सके। क्योंकि एक ऐसी सुविधा अगर सरकार द्वारा प्रोवाइड की जा रही है तो बहुत ही सार्थक होगा। क्योंकि ये जो समय चल रहा है काफी उनकी परिस्थिति विषम है, और बिल्कुल, आपने अगर ऐसी कोई। बहुत ही जी बहुत ही रेलिवेंट बात कही है आपने। देखिए, ऐसा है कि हेल्पलाइन नंबर ये 2017 से ही चल रहा है, और इसका जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि किस तरह से वीवर्स की समस्याओं को हम डेली बेसिस पे और विद इन द टाइम फ्रेम हम सॉल्व कर सकें, उनका समाधान दे सकें। तो आप चाहें तो इसको आप फ्लैश फ्री कर सकते हैं। जो इसका नंबर है 1800-208-9988, 1800-208-9988। ये एक तरीके से बुनकर मित्र के नाम से है, और इसमें काफी सारी कॉल्स आती है। जैसे अभी आपके प्रश्न आ रहे हैं, इसी तरीके के प्रश्न उसमें भी आते हैं कि लोन के लिए अप्लाई किया है, नो टाइम हम उनको रिप्लाई देते हैं, ऑथेंटिक रिप्लाई, जेन्युइन रिप्लाई, कि उनको अपनी एक तरीके की प्रॉब्लम का सलूशन तत्काल रूप में मिलता है। सर बनारस जो है वो बनारसी साड़ियों के लिए बहुत फेमस है, और यहाँ काष्ठ कला जो लकड़ी से बनाने वाले खिलौने हैं उनकी जो कारीगरी है उसके लिए भी काफी फेमस है। तो इस समय आप इस चूंकि इस विभाग से जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़े पद पर आसीन हैं, तो और मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से और इंटरनेट पे भी बहुत सी ऐसी चीजें सामने आ रही है कि ये जो तबका है भुखमरी से बहुत जूझ रहा है। तो ये सारी जो अपनी योजनाएं बताई, ये एक बहुत अच्छे लेवल के लिए तो सही है, लेकिन अगर त्वरित हम समाधान की बात करें, क्योंकि अचानक से ये जो समस्या आ गई है, उनके पास अगर जो उनके पास संचय धन राशि भी होगी वो 2 या 3 महीने, क्योंकि वो गरीब हैं, वो साधारण लोग हैं, आमजन हैं, तो शायद कुछ समय तो उन्होंने अपना काट लिया हो, लेकिन ये जो जैसे जैसे परिस्थितियां इस तरह से लंबी चलेंगी तो समस्याएं बहुत ज्यादा होने वाली हैं। तो क्या धन अगर हम कहें कि उनके बेसिक जरूरतों को कैसे आप प्रोवाइड करा रहे हैं, या उस पर आपका जो विभाग है वो क्या कार्य कर रहा है, तो उसके बारे में सर हमें कुछ बताइए। जैसा मैंने बताया शुरुआत में भी कि लॉकडाउन से अच्छा खासा प्रभावित हुआ है ये क्षेत्र, और इस दौरान हम लोगों ने प्रयास ये किया कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो भागों में गोल को बांटा है। तो तात्कालिक रूप से जो त्वरित रूप में हम लोग को मदद देनी थी वो हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे बुनकरों के आवेदन पत्र भरवा कर उनको 1000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभ पहुंचाया है। मई और जून के महीने में धनराशि गई है, और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिला के लगभग 7000 ऐसे जरूरतमंद बुनकरों को हम लोगों ने ये आर्थिक मदद पहुंचाई है। ये शॉर्ट टर्म जो हम लोग कर सकते थे तत्कालिक रूप में, वो हम लोगों ने किया है, मगर इतना नाकाफी है। इससे पूरी तरह से वो उनको एक आर्थिक मदद की जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो। इसके लिए जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि जिले स्तर पे और
जो विभाग के स्तर पे बहुत सारी योजनाएं फ्लोर पे हैं। अभी ये प्रोसेस वाला टाइम चल रहा है, प्रक्रिया वाला टाइम, जिसमें हम लोग सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं। चाहे SC/ST वीवर्स का हो, उनका डेटाबेस हम लोग तैयार कर रहे हैं, और चाहे वो हैंडलूम के एलाइड वीवर्स हो या पावरलूम के एलाइड वीवर्स हो या मेन वीवर्स हो, इन सभी का एक सर्वे किया जा रहा है विभाग द्वारा। और ये सर्वे पूर्ण होने के बाद एक डेटाबेस जो तैयार होता है, उस आधार पे हम लोग निश्चित रूप से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने का कार्य करें। मैम आपकी आवाज म्यूट है। जी सर, बहुत सही आपने कहा कि जो जितनी सुविधाएं प्रदान की गई वो नाकाफी होंगी, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है, और हम जो सरकारी फंड्स हैं उनका भी हाल हम सभी को पता है कि क्या होता है। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि जन सहभागिता की बहुत जरूरत होनी चाहिए, हो गई है, और हम सभी को इन सब चीजों से जुड़ने की आवश्यकता है। एक हमारे पास प्रश्न आया है दीपक अवस्थी जी का, ये राजस्थान से हैं, और इनका कहना है कि इनकी एक छोटी सी दुकान है जिससे वे अपने परिवार का तो पालन पोषण कर पाते हैं, पर इन हालात में जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद इस लॉकडाउन में अपनी जरूरत तो पूरी कर पा रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से दूसरों की मदद का जरिया बने, ये उनका प्रश्न है। तो ये मैं इस संदर्भ से हट के भी अगर आप बताना चाहें, क्योंकि सिर्फ बुनकरों की नहीं, ये समाज के जो गरीब तबके हैं वो हर किसी की ये समस्या है। तो सर, एक बहुत जागरूक और संवेदनशील अधिकारी होने के कारण, व्यक्ति होने के कारण, अधिकारी तो आप बाद में, पर एक बहुत बेहतर इंसान आप हैं, और जितने भी लोग आपसे जुड़ते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सर, एक संवेदनशील इंसान के तौर पे आपका क्या सुझाव होना चाहिए इस कठिन समय में हम सभी के लिए? देखिए, केवल आर्थिक मदद ही सब कुछ नहीं होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ही मदद की जरूरत होती है, लेकिन हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं। तो ये शायद उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि खुद भी वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक परिस्थिति वैसी नहीं है। तो केवल आर्थिक पक्ष ही मदद का नहीं होता, एक मनोवैज्ञानिक, एक भावनात्मक मदद, एक सहायता निश्चित रूप से आवश्यक होती है। और लॉकडाउन में तो ये जो भावनात्मक पक्ष है, जो एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। और ऐसे में आप मदद अगर करना ही चाहते हैं तो किसी को आप पॉजिटिव सोच देके, सकारात्मक सोच देके, उसका संबल बढ़ा के, उसका मनोबल बढ़ा के आप जरूर कर सकते हैं। अगर इस सेक्टर की आप बात करें या इससे हटके भी बात करें, तो भावनात्मक रूप से लोग थोड़ा सा परेशान हैं, क्योंकि एक लंबा पीरियड स्ट्रेच हो गया है। आप देखेंगे कि ये शुरुआत तो भले 30 जनवरी से हुई है, लेकिन अगर आप देखें तो एक 7-8 महीने का पीरियड एक लंबा हो गया है, और लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। एक जीवन पे, जिसको कहते हैं ना, एक नीरसता और एक मनोबल टूटने वाला प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में जो ज़रूरत है उस तनाव को कम करने की, उसके लिए आप लोगों को एक, जिसको कहते हैं पॉजिटिव थॉट, जैसे एजुकेशन फॉर विजडम जो आपका प्लेटफॉर्म है, अनुभूति द रियलाइजेशन, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से या आप एक काम और भी कर सकते हैं कि अपने आसपास के लोगों को आप मोबिलाइज कर सकते हैं। जैसे व्यक्तिगत रूप से भले आपकी क्षमता ना हो, लेकिन आप समूह बना के लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के रूप में देना चाहूँगा कि लॉकडाउन की अवधि में मेरी एक ड्यूटी लगी थी, वहाँ से बहुत सारे प्रवासी श्रमिक आए हुए थे बाहर से, लेकिन उनके पास खाली टाइम बहुत था। वहाँ पे वो कोई कार्य नहीं कर रहे थे, कोई लूडो खेल रहा था, कोई ऐसे ही टहल रहा था, कोई पतंग उड़ा रहा था। वो बड़ा सा कैंपस नगर निगम का है, ये केस स्टडी के रूप में आप कह सकते हैं। तो वो उनके पास कोई काम नहीं था, तो उनको बिजी रखने के लिए और उनकी हेल्थ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए वहाँ पे हम लोगों ने एक योगा का सेशन कराया छोटा सा, जिसमें उनको प्राणायाम, योग क्रियाएं और कुछ पॉजिटिव स्टोरी बता के उनको मोटिवेट किया। तो मैंने ऐसे ही उनसे कहा कि मैंने आपको सिखा दिया है प्राणायाम, अब मैं अगले दिन शाम को सवेरे आऊँगा तो आपका टेस्ट लूँगा, जिसमें आपको खुद ही करना होगा, मैं कुछ गाइड नहीं करूँगा। तो फिर मैं नेक्स्ट डे नहीं गया जानबूझ के कि वो लोग तैयारी करके बैठे होंगे, फिर मैं एक दिन छोड़ के गया।
तो फिर मैंने उनसे चर्चा करी कि आप प्राणायाम या योग क्रियाएं जो मैंने सिखाई है वो आप करिए। तो मानेंगे 16-17 लोग थे, तो लगभग 12-13 लोगों ने फिर मैंने उनसे ये वादा लिया था कि आप यहाँ पे सोच देना हुई कि आप कोई चीज़ नहीं सिखा दें किसी को, या सामूहिक रूप से किसी को आप सहायता दे दें। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपनी व्यक्तिगत जो सीमाएं हैं उससे बाहर निकल के आप जरूर किसी बहुत ही आशावान सुझाव दिया आपने। ऐसे सुझावों की हमें बहुत जरूरत है। और मैं इस चीज में आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, सामूहिक होके हम मदद कर सकते हैं। इसी कड़ी में एक और मैं अपनी बात जोड़ना चाहूंगी कि ये जो समय है, जो अगर हम देखें तो हमारे जो किसान बंधु हैं, जो बुनकर भाई हैं, भाई बहन हैं, ये सभी जो समस्या से जूझ रहे हैं, उसमें हम सामूहिक रूप से उनका जरूर, क्योंकि एक परिवार के लिए सभी का मदद करना ऐसा, क्योंकि ये समाज जो है ये सामूहिकता के आधार पर टिका हुआ है। तो जब तक हम सामूहिक रूप से इनके लिए कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे किसानों के लिए अगर हम चाहें तो हम 4, 6, 8, 10 ऐसी कुछ फैमिलीज मिलकर कोई एक ऐसी योजना या एक ऐसे प्लान को बना सकते हैं कि इनसे जुड़ के हम इन्हें खाली जगह, या अगर हमारे पास उपलब्ध है नहीं तो हम उन्हें किराए पे लेके उन पे खेती करवाएं इनसे, क्योंकि ये इस समय खाली हैं, इनके पास काम नहीं है। जिनके पास काम नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका काम छिन गया है, जो बाहर से आए हैं, मेट्रो सिटीज से आके यहाँ पे बेरोजगार हो चुके हैं। तो उनको हमें काम देना है, और उस काम का हमें उस ऐसा काम दे जो कि हम जिनकी जरूरत हमें डेली पड़ती है। जैसे सब्जियां, हम रोज 100-150 रुपए रोज या हर 2 दिन पे हम सभी लोग सब्जियां खरीदते हैं। अगर ऐसे एक ग्रुप को हम चुने, एक ग्रुप जो कि 5-6 परिवारों का ग्रुप हो, वो ऐसे लोगों की मदद कर सकता है। कम से कम 2 या 4 किसानों की मदद आप पर डे इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व करके कर सकते हैं। इसी तरह जो आपका दूधिया है, जो दूध देने आता है, आप उसको भी इस तरह का काम सौंप दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इच्छा की जरूरत है, इरादों की जरूरत है, कि अगर हम पॉजिटिव इरादों के साथ चलेंगे तो जरूर बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए, समाज में अगर हम देखें तो हमारा प्रकृति से इतना डिटैचमेंट हो चुका है कि अभी तो हमारे बच्चे स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं, घर पे हम एक तरह से कैद हैं। लेकिन फिर भी जब हम जा भी रहे थे तो हमारा संपर्क मिट्टी से कितना हो पा रहा था, ये सोचिए आप। क्योंकि हर तरफ सीमेंटेड सारी चीजें हैं, स्कूल में कहीं भी आपको जमीन मतलब मिट्टी से संपर्क आपका बहुत कम हो पाता है। इस चीज को आप सोच के देखिए। तो लोगों का मदद का जरिया तो हम सभी बन सकते हैं। बस मन में, अगर हमारे मन में, जैसे हम अपने बच्चों को देखते हैं, उस भाव से देखते हैं कि उनका हमें अच्छा करना है, भला करना है, तो येन केन प्रकारेण हम कुछ भी करके ये काम कर ही देते हैं। तो इस तरीका का भाव उत्पन्न करने की जरूरत है कि जो हमारे भाई बंधु हैं, जो समाज में बाकी लोग हैं जिनके साथ समस्या हमसे हमारी समस्याओं से ज्यादा विषम समस्याओं में है वो, क्योंकि अगर रोजी रोटी का सवाल उनके सामने जिस तरह से आगे खड़ा हुआ है, उसमें अगर हम उनका साथ नहीं देंगे, अगर उनको लेफ्ट ओवर कर देंगे, अगर उनको ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल, हमारा कोई नहीं है, तो फिर उनके अंदर एक विध्वंसकारी प्रवृत्ति जरूर जन्म लेगी, जो कि हमारे पूरे समाज के लिए घातक होगा। तो आज सर का मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको देना चाहूंगी कि इतने इस विषय से संबंधित इतने अलग अलग तथ्यों पे उन्होंने हमें इतना जागरूक बनाया। और जितने भी हमारे सहभागी हैं, मैं उनकी तरफ से आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये जुड़ाव बहुत मैं इस चीज के लिए आशावान हूँ कि ये जो आज हमने सार्थक बातचीत करी है, इसका दूरगामी सार्थक और पॉजिटिव इसका जरूर असर पड़े। तो ईश्वर से यही कामना है। लेकिन और साथ ही साथ सर, आप चूंकि आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कई वर्षों से, तो इस प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़े हुए बहुत से ऐसे बौद्धिक बुद्धिजीवी जो तबका है वो जुड़ा हुआ है, अलग अलग फील्ड से लोग हैं।
कुछ अगर हम कहें टीचर्स भी इसमें हैं, इसमें कामगार भी हैं, इसमें व्यवसाय से जुड़े भी लोग हैं, गृहिणियां हैं, तो बहुत से अलग अलग तबके के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, अनुभूति द रिलेशन और एजुकेशन फॉर विजडम प्लेटफॉर्म पे। तो सर हमारा ये एक प्रयास है कि इस परिस्थिति में हम जो अच्छा कर सकें उसे हमें अवश्य करना है, और इसके लिए हमें आप सभी के सुझावों की जरूरत है। तो आप सबसे अनुरोध है हमारा कि हमें अपने सार्थक सुझाव अवश्य प्रेषित करें, हम सब उनका इंतजार करेंगे। और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत है, अगर इस प्लेटफॉर्म पे आके आप अपने ज्ञान का हमें और हमारे जो सहभागी हैं उनको लाभ दे पाए तो। और साथ ही साथ हमने इसमें अभी हमने कल से हमारी 5 अगस्त से बच्चों के नैतिक विकास हेतु एक कहानी सेशन का शुरुआत करा है। उसमें भी आप अपनी कहानियां भेज सकते हैं, और एक अनुरोध है कि अभी जैसे पहला कहानी कल हमारा प्रसारित हुआ, तो आपने जिन्होंने भी सुना होगा उसमें देखा होगा कि एक बच्चे की भी सहभागिता है उसमें। तो आप अपने बच्चे को इन्वॉल्व करके कहानी को तैयार कराएं, इससे उनका जो मोरल डेवलपमेंट होगा बहुत ही प्रभावी होगा, क्योंकि उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें होगा। तो आपसे बहुत मेरा ये अनुरोध है कि आप इस चीज पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि बच्चा सीधे सीधे उन चीजों को जब रोल प्ले मेथड जो है कि एक्टिंग के थ्रू उन चीजों को सीखेगा। तो आप जरूर सर, आपका हमने बहुत ज्यादा समय ले लिया और समय भी थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो हमारे सभी सहभागियों और हमारी पूरी टीम की तरफ से सर आपका, नीतीश सर आपका बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी कि आपने ये मौका दिया कि अपनी योजनाओं के बारे, अपने विभाग के बारे में आपसे बात कर सकें। स्पेशली डॉक्टर रुपेश चौहान, आपका मैम, डॉक्टर देविका जी, डॉक्टर अनिल सिंह चौहान, जो आप लोग जुड़े हुए हैं, पूरी टीम को बधाई कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जो आप उद्देश्य लेके चले हैं उसमें जरूर काम करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। हमारे इस पूरे प्रोग्राम के टेक्निकल जो सारी चीजें थी उनको देखा है डॉक्टर MS चौहान सर ने। तो सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आपने संचालित किया। और आखिरी में मैं इसी बात से कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगी कि ये जो समय है 2020-21, ये हम सभी कह रहे हैं कि समय बदल गया है, समय बदलने वाला है, पर सहभागियों आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगी कि ये युग बदलने वाला समय है, और हम सभी इस चीज को जो समाज की एक नवीन परिकल्पना है उसको गढ़ने का ये समय है। तो अगर हम अभी सार्थक रूप से अपना भागीदारी इसमें सुनिश्चित नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाएंगे, और अगर कुछ विकृति आएगी समाज में तो उसके जिम्मेदार हम सभी होंगे। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि हम सब जुड़कर कुछ अच्छा कर पाएं, इसके लिए आप सब पॉजिटिव रहें और अपने सार्थक सुझाव हमें अवश्य दें। यहीं पे मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति करती हूँ। धन्यवाद।